हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मार्च 2023 पेपर each and every question with explanation. So for now I'm going to start with section A, that is your MCQs. MCQs के questions आपके स्क्रीन पे अपीयर होंगे and I'm going to just explain. So read along and listen to the explanation. So first question. What is the interest on capital for a partner? पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एन एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, लॉस। देखिए, कैपिटल जब पार्टनर डालता है फर्म में, उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है, बट पार्टनर के लिए ये है इनकम। इट इज एन इनकम। सो ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ डैश। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुडविल क्या है? एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए एक रेप्यूटेशन है, राइट? इट इज अ प्रेस्टीज फॉर अ बिजनेस। सो ऑप्शन बी इज प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। थर्ड क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डैश इज प्रिपेयर्ड। देखो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? जितना भी P&L शेयरिंग रेशियो है वो सब बदलने वाला है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बदलने वाले हैं। So what we going to do? We are going to revalue our assets and liabilities, जिसके लिए हमें revaluation account बनाना जरूरी है। So इसका आंसर है B, revaluation account. Revaluation account will be prepared at the time of reconstruction of partnership firm. Moving to the next page. If partnership deed is silent, interest is payable at dash on unpaid amount payable to the retiring partner. So when partnership deed इसके बारे में नहीं बता रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अनपेड अमाउंट पे जो हमें उनको ओ करते हैं, जो हमें उनको पे करना है, कितना परसेंटेज देना है, पार्टनरशिप डीड इज नॉट टॉकिंग अबाउट. सो वी आर गोइंग टू पे 6% per annum. So the correct answer is option C, 6% per annum. Fifth question. Which of the following amount will be returned at the credit side of realization account when there is balance of debtors 24,500 and bad debts reserve of 2,500 rupees in the balance sheet at the time of dissolution of firm? So question क्या बोल रहा है? फर्म डिसॉल्व होने वाला है और बेड डेट्स दिखा रहे हैं 2500 का और डेटर्स बता रहे हैं 24,500 का। तो क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या अपीयर होगा इन दोनों में से? सो हमें पता है क्रेडिट साइड पे सारी लायबिलिटीज आती है, सारे प्रोविजंस आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वैसे ही बेड डेट्स रिजर्व भी क्रेडिट साइड पे आएगा हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के। सो इसका आंसर है बी, 2500। Sixth question, for public issue of shares company has to take a permission from who? देखिए, हमें पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ माई बाप ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद पब्लिक इशू, राइट, सो वी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ सेबी। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेबी। Seventh question, at what rate debentures would be issued at discount? तो यार इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको अपने डिबेंचर्स कितने भी डिस्काउंट रेट पे इशू करना है आप कर सकते हो। देयर इज नो सच लीगल लिमिट एट डिस्काउंट परसेंटेज। सो द आंसर इज डी, रेट्स एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Eighth question, which of the following ratios are included in traditional classification? देखिए, दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमने रेशियोज में पढ़े हैं, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में तीन रेशियोज आते हैं, ट्रेडिंग P&L रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो एंड थर्ड इज कंपोजिट रेशियो। तो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आता है ऑप्शन ए, कंपोजिट ratios. Ninth question, which of the following is not included to compute current ratio? Current ratio is equal to current assets upon current liabilities.
तो करंट एसेट में क्या क्या आता है, डेटर्स आते हैं, स्टॉक आता है, बिल रिसीवेबल आता है, फर्नीचर नहीं आता है क्योंकि फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। सो करंट रेशियो में फर्नीचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ, which of the following is included in financial expenses? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तीन टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये चार ऑप्शंस में से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में कौन सा इंक्लूडेड है, दैट इज योर क्वेश्चन। फैक्ट्री एक्सपेंस ऑपरेटिंग में, सेल्स एक्सपेंस ऑपरेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑपरेटिंग, बचा डी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये तो पता ही है ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है। Interest expense is your financial expense. So the correct answer is option D, interest expense. So starting with section B, I have written down the questions here. The first question is, what is super profit? The excess of average profit over expected profit is called super profit। कहने का मतलब ये है कि जब आपका एवरेज प्रॉफिट ग्रेटर होता है आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, तो उतनी अमाउंट हो जाती है आपकी सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, इन विच अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो प्रॉफिट लॉस जो भी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को दिया जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट एंड लायबिलिटी का, तो जो भी मुनाफा या घाटा होगा पुराने पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट और लॉस of revaluation account is transferred to existing partners capital or current account in their old profit loss sharing ratio. Okay, next question, question 13 is, for what purpose a new partner is admitted in a firm? देखो कोई भी फर्म में एक न्यू पार्टनर की तभी जरूरत पड़ेगी जब फर्म को एडिशनल कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपेसिटी उनको और बढ़ानी है, दो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरे को ले लेते हैं, या फिर कोई एक पार्टनर रिटायर होता है या डाई होता है, या फिर कोई स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जो फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें वो स्किल नहीं हो, तो हम और एक पार्टनर को ले लेते हैं जिसके पास वो स्किल हो, राइट। सो existing partnership firm needs additional capital or needs more working, ठीक है, more working capacity, more की जगह additional लिख सकते हैं, more working capacity or any partner dies, retires or firm wants to take up a skilled employee, etc. are the purposes of admitting a new partner
a firm. Okay, moving to next question. Question 14 is, what is the other name of revaluation account? That is your accomplishment account. Revaluation account is also known as accomplishment account. Question 15, what is meant by share forfeiture? तो कंपनी किसी के भी शेयर फोरफीट यानी कैंसिल कब कर सकती है? अगर शेयर होल्डर कोई भी रीजन की वजह से अलॉटमेंट का पैसा या कोई भी कॉल का पैसा नहीं भर पाता है, जबकि कंपनी ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था, वार्निंग दिया था, स्पेसिफाइड टाइम बताया था कि इस तारीख तक आपको पे करना है, आप पे नहीं कर पाएंगे तो हमें आपका शेयर फोरफीट करना होगा। बट इसके लिए भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविजन होना चाहिए, तो कंपनी बहुत आसानी से शेयर फोरफीट करती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ रूल नहीं है तो प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करेगा। ठीक है, टेबल एफ सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 का अप्लाई करेगा अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शेयर फोरफीचर के बारे में कुछ नहीं बताया है तो। ओके, सो ड्यू टू एनी रीजन shareholder fails to pay the amount of allotment or any call within specified informed time, within informed specified time, company can forfeit his share and there is such provision of articles of association. This process is called share forfeiture. Moving to the next 5 questions of section B. 16 question says that according to the Companies Act 2013, for what duration can a company issue debentures? So as per the Companies Act 2013, हम debentures issue कर सकते हैं up till 10 years only. उससे ऊपर का maturity date हम नहीं रख सकते हैं. But इसमें एक exception है, अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, तो उनका मैच्योरिटी डेट 10 इयर्स से ऊपर हो सकता है, पर 30 इयर्स तक ही हो सकता है। सो यहाँ पे एक लिमिट है 30 इयर्स तक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, no company is allowed to issue debentures having a maturity date of more than 10 years from the date of issue. However, a company engaged in
structure projects can issue debentures for more than 10 years but not exceeding 30 years. Next question is 17. और वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है 17 में. What is financial analysis? So financial analysis होता है कि हम basically analyze करते हैं financial statements को, right? That is your financial analysis. So basically we are interpreting, right? We are coming with the conclusions कि actually हुआ क्या है इस साल. So interpretation of information or result of financial statements is known as financial analysis. Next question is what is horizontal analysis? Horizontal analysis is the comparison of different years of financial statement. ठीक है? When the comparison of financial statements of different years is done, this type of analysis is known as horizontal analysis. Okay? When ratio is useful, रेशियो भाई तभी काम आएंगे जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड हो, राइट? एक आइडियल रेशियो हो जिसके साथ हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि हमारा इस साल रेशियो खराब हुआ है कि इंप्रूव हुआ है. सो when ratio is useful, when the ratios are compared with any standards, then they are useful. Next, what is liquidity? Liquidity भी हमें पता है कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज है हम उनको फुलफिल कर पाते हैं, टाइमली पेमेंट कर पाते हैं, इतना कैश अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो हमारा लिक्विडिटी होता है. सो लिक्विडिटी is the ability of a firm to meet its current liabilities is your liquidity. Okay. The last question of section B is where addition in general reserve is recorded. हमारा जो जनरल रिजर्व में और एडिशन होता है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट. So addition in general reserve is recorded under the heading, it is recorded under the heading non-cash expenses or provisions.
in the cash flow statement of which activity? Operating activities. ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस के अंदर हम एडिशन टू जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड करते हैं.